आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य पेपर 2 की कक्षाएं चल रही हैं। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वह है गोदान उपन्यास भाग 16 से 21। कथा इतनी बड़ी है उपन्यास की कि एक वीडियो में बनाना इसे असंभव सा प्रतीत होता है, इसलिए इसको हमने कई भागों में विभक्त कर आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोदान देखिए, प्रकरण 16 से शुरू हम करने जा रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा पढ़ा हुआ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो होरी है उसको गांव से निकालने की बात चलती है, पंचों द्वारा उसे सजा देने की बात चलती है। राय साहब और उसे डांड दे दिया जाता है। राय साहब उस समय अनुपस्थित होते हैं। उनके अनुपस्थिति में जो कुछ होता है उसके बाद की चर्चा यहाँ पे हो रही है। राय साहब को खबर लगती है कि उनके अनुपस्थिति में पंचों ने होरी पर डांड लगा दिया, जिससे वह बहुत क्रोधित होते हैं। वह नौके राम को बुलाकर पूछते हैं क्यों उन्हें इसकी इत्तला नहीं दी गई। ऐसे नमक हराम दगाबाज आदमी के लिए उनके दरबार में जगह नहीं है। वह कहते हैं नौके राम से कि ये सब हुआ, तुमने उनको बताया क्यों नहीं। तो नौखे राम कहता है कि हुजूर आप यहाँ पे थे नहीं। वह पूछते हैं कि डांड किस रूप में लगाया गया, तो वो कहता है नगद और अनाज के रूप में डांड है। तो राय साहब पूछते कितने रुपए का नगद है, तो कहता है 80 रुपये का। तो वो कहते हैं उसके लिए 80 रुपये कहाँ से आए, तो वह कहता है नौखेराम राय साहब से। नगद उसके पास कहाँ थे हुजूर, कुछ अनाज दिया, बाकी में अपना घर लिख दिया। वो कहता है कि उसके पास नगद तो था नहीं, किंतु कुछ अनाज था और उसने क्या किया, अपनी जितनी भी संपत्ति थी एक घर ही उसका बाकी था जो उसने क्या किया, सजा के रूप में लिख दिया। अब देखिए कितना गलत एक किसान के साथ इस उपन्यास में हो रहा है, इस कथा में हो रहा है। औपनिवेशिक शासन का दौर इस समय चल रहा है। ब्रिटिश सरकार ने तो हमें क्या लूटा, जो हमारे देश के ज़मींदारों ने हमें लूटा, हमारे देश के किसानों को जो है लूटा। वो इससे कितने परेशान थे, इस उपन्यास में यह सब दिखाया गया है। अब राय साहब को पता चलता है, हालांकि होते तो वो भी जमींदार ही है, किंतु इस समय क्या होता है, राय साहब बिना स्वार्थ के होरी का पक्ष लेते हैं और वो कहते हैं नौखेराम से, अच्छा तो आपने एक असामी को तबाह कर दिया। मतलब पंचों ने मिलकर, जितने भी पंच थे आप सब ने मिलकर क्या किया, एक असामी को तबाह कर दिया। मैं पूछता हूँ तुम लोगों को क्या हक था कि मेरे इलाके में मुझे इत्तला दिए बगैर मेरे असामी से जुर्माना वसूल करते। वह पूछते हैं कि तुमने किया किस हक से। फिर वह कहता है कि ठीक है जाओ, होरी को और गोबर को मेरे पास भेजो। इसमें नौखेराम क्या करता है, उसे सारी वारदात सुनाता है कि किस प्रकार गोबर ने भोला की जो बेटी होती है झुनिया को पेट से कर दिया और किस कारण उसे गांव से निकाला जा रहा है, उस पर हुक्का पानी गिरा दिया गया है, उस पर डांड लगाया गया है। पंचों ने राय साहब का फैसला सुना। फिर वो पूछते हैं कि अच्छा तो गोबर भाग क्यों गया, तो वो कहता है कि छोड़ के भाग गया। तो इस पर राय साहब कहते हैं कि अगर प्यार करता और घर लेके आया तो छोड़ के तो भाग ही नहीं सकता। पंचों ने राय साहब का फैसला सुना, उनमें खलबली मच गई। नगद तो वह खा गए, कुछ अनाज बाकी है। पटेश्वरी को नौकरी की चिंता। वही झिंगुरी सिंह कहता है कि वह राय साहब का नौकर नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जो पंच है जब उनको राय साहब के बारे में पता चलता है तो वे सब क्या होते हैं, हैरान हो जाते हैं। उनमें क्या हो जाती है, खलीबली मच जाती है, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि हम सारा नगद तो खा गए, अब जो अनाज है वही बाकी, उसे ही अगर राय साहब मांगते हैं तो हम वापस देंगे। जो पटेश्वरी है उसको क्या होता है, अपनी नौकरी की ज़्यादा चिंता होती है कि कहीं उनकी नौकरी चली जाएगी। चारों सज्जन इस गहन समस्या पर विचार कर रहे थे, पर किसी की अक्ल काम ना करती थी। एक दूसरे पर दोष रखते थे। फिर खूब झगड़ा हुआ। फिर चारों ने क्या किया, एक दूसरे पर ही, पटेश्वरी, दाता दीन, झिंगुरी सिंह और नौखेराम, इन सब ने क्या किया, एक दूसरे पर ही दोष मढ़ना शुरू कर दिया कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। जिसमें झिंगुरी सिंह कहता है कि हम कोई राय साहब के नौकर थोड़ी है। झुंगरू सिंह ने कुछ इस विषय आस्के से शब्द कहे, वह राय साहब का नौकर नहीं है। अब इससे आगे ये कथा जो है चलती रहती है। वह राय साहब के, अब ये क्या करते हैं, चारों मिलके एक नुस्खा निकालते हैं और जो ओंकार नाथ होते हैं, जो बिजली पत्रिका के संपादक होते हैं, उनके पास राय साहब के खिलाफ पत्र लिखकर भेजते हैं। और उनको तो, ओंकार नाथ को तो ऐसे पत्रों की
क्या कहते हैं वेट वो करते रहते हैं कि एक कब ऐसा पत्र आए और वो छापे और उनका नाम चले। किंतु जब वह देखते हैं कि पत्र उनके दोस्त राय साहब परम मित्र के खिलाफ है तो वो भी असमंजस में पड़ जाते हैं, तो अब क्या करें। और पत्र में होता क्या है कि राय साहब किस तरह आसामियों से जुर्माना वसूल करते हैं। ओंकार नाथ ये देखकर चकित हो जाता है कि राय साहब उसके परम मित्र है, वह क्या करे। वह राय साहब को क्या करता है, बुलाता है। और राय साहब ने जब बुलाता है और राय साहब को जब ये सूचना मिलती है कि असामियों के खिलाफ उनके ऊपर एक केस दर्ज हो गया, तो वो क्या करते हैं, अपना सर पीट लेते हैं। फिर क्या होता है, ओंकारनाथ के पास जाते हैं। सहसा मोटर कार की आवाज़ सुनकर वह चौंके चौंके तुरंत कागज लेकर अपना लेख आरंभ कर दिया और एक ही क्षण में राय साहब उनके कमरे में कदम रखा, ओंकारनाथ के कमरे में। और क्या होता है कि दोनों के मध्य, फिर ओंकारनाथ के मध्य और राय साहब के मध्य बातचीत शुरू हो जाती है, जिसमें ये बात पहुंच जाती है रिश्वत तक। ओंकारनाथ कहते हैं अगर मैं पत्र नहीं छापता तो लोगों का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। वहीं राय साहब कहते हैं अगर तुम छापोगे तो इसमें मेरी इज्जत ही तो तबाह होगी। कोई नहीं, तुम छापो। तो ओंकारनाथ खेद प्रकट करते होगा तो मेरे लिए उस संवाद को प्रकाशित करने के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। अब ये सुनकर क्या होता है कि वो परेशान हो जाते हैं। दोनों के मध्य वार्तालाप चलती है। उनकी पत्नी जो है गोविंदी, वो बीच में आ जाती है और वो कहती है कि ये क्या हुआ, आपने अभी तक खाना नहीं खाया, चलिए खाना खाइए। फिर उसके बाद कथा आगे बढ़ती है प्रकरण 7 की ओर। गांव में खबर फैलती है, राय साहब ने पंचों को खूब सुनाया। अब गांव में क्या होता है, खबर फैल जाती है कि पंचों को राय साहब ने सुनाई है। सुनकर धनिया खुश हो जाती है, क्योंकि धनिया के जो पति है होरी के साथ ही ये गलत करते हैं, इसलिए कहती है ईश्वर सबका हिसाब करता है। क्या हुआ, मनुष्य नहीं कर सकता किंतु ईश्वर तो करता है। क्या हो जाता है कि बुआई का समय होता है। होरी की जमीन क्या है, परती पड़ी है, मतलब खाली पड़ी है। बिना बैलों के कैसे जुताई हो या खेती हो, क्योंकि बैल तो भोला खोल कर ले जाता है। कार्तिक के महीने में किसान के बैल मर जाए तो उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। ये कुछ उदाहरण हम आपको मूल पुस्तक में से पढ़ा रहे हैं। पुण्य और शोभा जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी गोई से अपने खेतों की जुताई करते हैं। और किसी को भी होरी की नहीं पड़ी। होरी दिन भर इधर उधर मारा फिरता था, कहीं इसके खेत में जा बैठता, कहीं उसकी बुआई करा देता। अब क्या हो गया कि रात का समय था। रूपा क्या है, भूखी थी। वो जाती है आँच लेने के लिए होरी के लिए, किसके घर, पुनिया के घर। पुनिया उसे देखती है। पुनिया क्या करती है, साग और बाजरे की रोटी बना रही होती है। यह देखकर रूपा आकर्षित हो जाती है और उससे पूछती है पुनिया, रूपा क्या कुछ खाएगी। उस पर रूपा कहती है नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, अम्मा डांटेगी। इस पर पुनिया कहती है अम्मा को कौन कहने जाएगा। रूपा क्या करती है, रूपा ने पेट भर रोटियां खाई और झूठे मुंह भागी हुई घर चली गई। होरी मन मारे बैठा था कि पंडित दाता दीन ने आकर पुकारा। होरी की छाती धड़कने लगी, क्या कोई नई विपत्ति आने वाली है। आकर चरण छुए और कोड़े के सामने उनके लिए माची रख दी। दातादीन ने बैठते हुए अनुग्रह भाव से कहा, अब की बार तो तुम्हारे खेत पड़ती पड़ गए। यहाँ पे क्या होता है कि होरी रूपा आँच लाती है होरी के लिए। इतने में कौन आ जाते हैं, पंडित दातादीन। पंडित दातादीन और होरी के मध्य वार्तालाप होती है खेतों से संबंधित। दातादीन कहते हैं कि अब की बार खेत पड़ती रह गए होरी। अब यहाँ पे क्या होता है, होरी बेबस होता है। वो कहता है हाँ हाँ, पड़ती तो रह गए, मेरी मजाल नहीं है कि मैं जाके भोला से अपने बैल वापस ले आऊं। यही इस पर दातादीन कहते हैं कि होरी की तो हिम्मत थी, भोला की तो हिम्मत थी नहीं तुम्हारे बैल ले जाने की, किंतु तुमने कुछ किया नहीं इसलिए वह ले गया। अब यहाँ पे क्या होता है, होरी ने करुण कंठ से कहा, क्या बताऊँ महाराज, पड़ती रहेंगे, मेरे देखते तुम्हारे खेत कैसे पड़ते रहेंगे। अब उसे क्या होता है, दातादीन एक ऑफर देते हैं, कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेत में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी, इसके सिवा और कोई बात नहीं, हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा। यहाँ पे दातादीन क्या कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे खेतों को, अपने खेतों को बो, मैं बुआई करा दूंगा और उस पर क्या होगा, दोनों आधा आधा साझा कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों में एक लंबी वार्तालाप चलती है, जिसमें होरी बताता है कि आज उसके घर पे चूल्हा नहीं जला, जिसमें दातादीन कहते हैं कि तुम मेरे घर पे आके मांग सकते थे। अब जो मातादीन होता है, दातादीन का पुत्र, उसकी क्या होते हैं, झुनिया पर खराब नज़र होती है। वह अकेले में जाकर झुनिया से बात करता है, गोबर की उसके सामने बुराई करता है। वह झुनिया का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि शायद क्या पता गोबर ने शहर में जाकर कोई दूसरी औरत रख ली हो। इस पर झुनिया क्या होती है, परेशान हो जाती है।
अब युवती रोने लगी। माता दीन ने इधर उधर ताक कर उसका युवती अर्थात झुनिया का हाथ पकड़ लिया और समझाने लगा कि तुम क्यों परवाह करती हो, झूना चला गया चला जाने दो। तुम्हारे लिए किस बात की कमी है, पैसे गहने रुपए कपड़ा जो चाहे मुझसे लो। यहाँ पर क्या है, आप समझ सकते हैं इस उदाहरण से ही कि कितनी गलत नज़र इस समय उसकी झुनिया के ऊपर है। इतने में सोना आती है। सोना देखती है कि अरे भाभी से ये माता दीन क्या बात कर रहा है। वह पूछती है, सोना ने झुनिया से पूछा, माता दीन क्या करने आए थे। झुनिया ने माथा सिकोड़ कर कहा, पगहिया मांग रहे थे, मैंने कह दिया यहाँ पगहिया नहीं है, यह सब बहाना है। इस पर सोना क्या कहती है, इससे बात ना किया करो, यह सब बहाना है, बड़ा खराब आदमी है। ऊख की बिक्री की वार्तालाप चलती है। अब यहाँ पर क्या होता है, और ऊख की बिक्री जो है कहाँ होनी है, मिल मालिकों के पास होनी है, जिसमें झिंगुरी सिंह क्या होता है, जो मध्यस्थ का काम करता है। वह ऊख को इनसे सस्ते रेट पर लेके और मिल मालिकों को अच्छे रेट पे बेच देता है और क्या करता है, उस पैसे को खुद खा जाता है, जिससे कि शोभा और होरी के मध्य वार्तालाप होती है कि इस बार हम उसे ना देकर मिल मालिकों को क्या करेंगे, डायरेक्ट ही अपनी ऊख दे देंगे। अब वहाँ से क्या होता है, होरी को 120 रुपये मिलते हैं, जिसमें से झिंगुरी सिंह आ जाता है, वह उसका कर्जा उतार देता है। और जैसे ही वह उस कर्जे को उतार कर घर जाता है तो उसमें क्या होता है कि धनिया उससे पूछती है, अच्छा बिक गए ऊख। वो कहता है हाँ हाँ बिक तो गए। तो वो कहते कितने के बिके, तो बताता है कि 1 भी रुपया नहीं बचा। झिंगुरी सिंह ने खा लिया। इस पर दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है और कहानी आगे बढ़ती है। देखिए प्रकरण 18। यहाँ पे खन्ना, मिस्टर खन्ना जो होते हैं और गोविंदी उनकी बीवी होती है, इनके आपस में क्या है, बिल्कुल भी नहीं पटती। अब खन्ना क्या है, बहुत रईस आदमी है, किंतु गोविंदी को ये रईसी नहीं भाती, उसे राज ही नहीं आती। और यही जो रईसी है, दोनों के मध्य क्या करती है, खाई का काम करती है। खन्ना का बेटा होता है जिसका नाम होता है क्या, भीम या भीष्म। वो क्या होता है, बीमार हो जाता है, जिस पर गोविंदी खन्ना को बताती है कि हमारा बेटा बीमार हो गया है। तो वो कहता है ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। वह मिस मालती का नाम ले देता है। मिस मालती के प्रति गोविंदी के मन में बहुत ईर्ष्या होती है। वह कहती है कि गोविंदी कहती है मैं मिस मालती को डॉक्टर नहीं समझती। इस पर खन्ना कहते हैं क्यों, वो डॉक्टर ही तो है, तुम्हारे समझने ना समझने से क्या होता है। वह कहती है मेरी दृष्टि में वह वेश्याओं से भी गई गुजरी है। वह कहती है कि आप डॉक्टर नाग को बुलाओ। मैं मिस मालती को क्यों ना बुला लूँ, फीस भी कम और बच्चों का हाल लेडी डॉक्टर जैसा ही समझेगी। गोविंदी मैं मिस मालती को डॉक्टर नहीं समझती। इससे आगे क्या होता है, गोविंदी यहाँ पे दोनों की लड़ाई हो जाती है। जैसे ही उसका बेटा ठीक होता है, वह घर छोड़कर चली जाती है। और घर छोड़कर चली जाने के बाद एक जब वह घूम रही होती है तो वह देखती है कि मिस मालती और खन्ना दोनों चिड़ियाघर में एक साथ घूम रहे हैं। खन्ना और गोविंदी एक दूसरे को देख भी लेते हैं, किंतु उस पर क्या होता है कि गोविंदी किसी प्रकार का भी कोई ऐसे हर्ष नहीं दिखाती कि उसका पति उसे मिला है, बल्कि वह मिस मालती की ओर देखती हुई उस पर तरस खाने लग जाती है कि मुझे मालती पे तरस आता है। अभी ये जानती नहीं है कि घर गृहस्थी क्या है, इसलिए ये इन चीज़ों के पीछे भाग रही है। जिस दिन इसको ये पता चल जाएगा, वह यह सब छोड़ देगी। और गोविंदी जब अपने घर द्वार पहुंचकर कार से उतरी तो बिजली के प्रकाश में मेहता ने देखा। उसकी आंखें यहाँ पे एंड में क्या होता है, इस प्रकरण में मेहता आ जाते हैं। बच्चे घर में से निकल आए और अम्मा अम्मा कहते हुए माता से लिपट गए। मेहता क्या है, समझाकर गोविंदी को घर वापस लाता है कि चलो तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और गोविंदी के मुख पर मातृत्व की उज्जवल गौरीमयी ज्योति क्या हो गई, चमक उठी। उसने मेहता से कहा, इस कष्ट के लिए आपको बहुत धन्यवाद, और सिर नीचा कर लिया। आंसू की एक बूंद उसके कपोल पर आ गिरी थी। मेहता की आंखें भी सजल हो गई। इस ऐश्वर्य और विलास के बीच में यही नारी हृदय कितना दुखी है। देखिए इसमें अमीरी और रईसी दोनों को दिखाया है। अब प्रकरण 19 की ओर बढ़ते हैं, जो क्या है, मिर्जा खुर्शीद का हाथा है। वह क्या है, क्लब भी है, कचहरी भी है और अखाड़ा भी है। दिन भर जमघट लगा रहता है, आने जाने वालों का तांता लगा रहता है। और मिर्जा ने एक छप्पर डलवा कर अखाड़ा बनवा दिया है। वह नित्य 150 लड़नतिये आ जुटते हैं। मिर्जा जी भी उनके साथ जोर मारते हैं। मोहल्ले की पंचायतें भी यहीं होती, मियाँ बीबी और सास बहू भाई भाई के झंडे टंटे यहीं चुकाए जाते हैं। जितने भी जो फैसले होने होते हैं वो इनकी ही
यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि गोबर यहाँ पे काम करने लगता है, उसे साल भर यहाँ काम करते करते हो गया है। वह अब पहले वाला गोबर नहीं रहा, वह सीधा साधा ग्रामीण युवक नहीं रहा। उसने बहुत कुछ दुनिया देख ली और संसार का रंग ढंग भी कुछ कुछ समझने लगा है। मूल में अब वह भी देहाती है, पैसे को दांत से पकड़ता है, स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ता और परिश्रम से जी नहीं चुराता। अब इसमें देखते हैं कि आगे क्या होता है। मिर्जा खुर्शीद जो है उससे पैसे मांगते हैं। वह आलू बना रहा होता है, अपने खाने की तैयारी कर रहा होता है। इसमें इतने में मिर्जा खुर्शीद उसके पास आते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। गोबर अविचलित मन से कहता है, मैं सच कहता हूँ, मेरे पास इस समय रुपए होते तो आपसे इनकार करता मैं। वो पूछता है मतलब क्या मैं आपसे इनकार कर सकता था? वो कहते हैं क्या 2 रुपये भी नहीं दे सकते? खुर्शीद कहते हैं गोबर इस समय तो नहीं है। और क्या होता है, मिर्जा ने खड़े खड़े उससे कहा तुम्हारे पास कुछ रुपए है तो दे दो। गोबर ने इससे पहले भी 2-4 बार मिर्जा जी को रुपए दिए थे, पर अब वह वसूल न कर सका। जब तकाजा करते डरता था और मिर्जा जी रुपए लेकर देना ना जानते थे। इस वजह से उसने क्या कहा, मैं रुपए नहीं दे सकता। अब क्या होता है कि यहाँ से वह घर जाने की कोशिश करता है कि चलो अब मैं अपने घर चलता हूँ। सड़क पर एका सरपट दौड़ा जा रहा था। गोबर घर जाने की खुशी में मस्त था, भूरे उसे घर पहुंचाने की खुशी में मस्त था और घोड़ा था पानीदार, उड़ा चला जा रहा था। बात की बात में स्टेशन आ गया। भूरे ने कृतज्ञता भरे तिरस्कार से उसकी ओर देखा। तुम मुझे गैर समझते हो भैया, एक दिन जरा एके पर बैठ गए तो मैं तुमसे इनाम लूँगा। जहाँ तुम्हारा पसीना गिरे वहाँ खून गिराने को तैयार हूँ। इतना छोटा दिल नहीं पाया है और ले भी लूँ तो घरवाली मुझे जीता छोड़ेगी। यहाँ पे भूरे अपनी कुछ वार्तालाप उससे करता है, जिसमें क्या होता है कि जो गोबर है वो उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि जा इससे अपने घर पे क्या है तू मिठाई ले जा। दोनों में ऐसे वार्तालाप चलती है। गोबर ने एके पर सामान रखा। एका बूढ़ा बढ़ा पहुंचाने वाली गली के मोड़ तक पहुंचने आए तो गोबर ने सबको राम राम किया और एके पर बैठ गया। यहाँ से क्या होता है, गोबर के अंदर इतनी खुशी होती है कि वो वापस अपने घर जा रहा होता है, अपना सामान लाद लेता है। और भूरे कौन होता है? भूरे होता है जो तांगे वाला होता है। इस प्रकार ये कथा आगे बढ़ती चली जा रही है और वह सोचता है कि अब होली आ रही है तो होली के लिए मैं अपने घर पे कुछ सामान ले चलूँ, तो वो कुछ उपहार लेकर जाता है गोबर। तो देखिए प्रकरण 20 पे अब हम आ गए हैं। फागुन होली का समय है। अब यहाँ पे क्या होता है, आम के पेड़ दोनों हाथों से बोर के सुगंध बांट रहे थे और कोयल आम की डालियों में छिपी हुई संगीत का गुप्त दान कर रही थी। देखिए फागुन का समय है, आप समझते हैं होली का समय है, नई नई कपोलें खिलती हैं, किस प्रकार का वातावरण हमारे भारत में हो जाता है, आप सभी उससे वाकिफ होंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि गोबर क्या है वापस अपने घर आ रहा होता है। गांव में ऊख की बुआई लग गई है, अभी धूप नहीं निकली पर होरी खेत में पहुंच गया है। धनिया सोना रूपा तीनों तैलैया से ऊख के भीगे हुए गट्ठे निकाल निकाल कर खेत में ला रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, दाता दीन जब आप जानते हैं कि होरी से कहता है कि हम आधा आधा कर लेते, बुआई तुम करो आधा साझा कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जो रिश्ता है दाता दीन का और होरी का वो क्या हो जाता है, मालिक और मजदूर का हो जाता है, पंडित और होरी का नहीं रहता। वह दाता दीन की मजदूरी करने लगा है, किसान नहीं मजूर है। दाता दीन से अब उसका पुरोहित जजमान का नाता नहीं बल्कि मालिक मजदूर का नाता है। अब देखिए दाता दीन क्या कहता है, हाथ और फुर्ती से चलाओ होरी, इस तरह से तुम दिन भर ना काट सकोगे। क्योंकि मालिक मजदूर का रिश्ता है तो दाता दीन की एक आदत थी कि अपने मजदूरों को अच्छे से रगड़ कर वो काम करवाते थे। तो उन्होंने क्या कहा, जल्दी करो। धनिया चिढ़ जाती है, दाता दीन से झगड़े पर उतारू हो जाती है। इसमें क्या होता है, धनिया ने तोरी बदल कर कहा, क्या जरा दम भी ना लेने दोगे महाराज, हम भी तो आदमी हैं, तुम्हारी मजूरी करने से बैल नहीं हो गए। जरा मूड पर एक गट्ठा लाद कर जाओ तो हाल मालूम हो। इस पर क्या होता है, दाता दीन उससे बिगड़ जाते हैं। पैसे देते हैं काम करने के लिए, दम मारने के लिए नहीं। दम मार लेना तो घर जाकर दम लो। इस पर रूपा आती है, वह कहती है, माँ तुम ये भी नहीं देखती क्या समय हमारा चल रहा है, हम किस स्थिति में हैं और तुम झगड़े पर उतारू हो जाती हो। सोना उसे समझाती है ऐसा ना करे।
होरी अचानक बेहोश हो जाता है। होरी को क्या होता है कि वो बहुत गुस्से में आ जाता है और लगातार गंडासा उठा उठाकर ऊख के टुकड़ों के ढेर करता जाता था। उसके भीतर जैसे आग लगी हुई थी, उसमें अलौकिक शक्ति आ गई थी। उसमें जो पीढ़ियों का संचित पानी था वह इस समय जैसे भाप बनकर उसे यंत्र की सी अंध शक्ति प्रदान कर रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा, सिर में फिरकी चल रही थी। अभी उसके हाथ में यंत्र की गति से बिना छान थके बिना रुके उठ रहे थे। उसकी देह से पसीने की धारा निकल रही थी, मुंह से फिचकुर छूट रहा था, सिर में धम धम का शब्द हो रहा था, पर उस पर जैसे कोई भूत सवार हो गया। अचानक क्या हुआ, सहसा उसकी आंखें के आगे अंधकार छा गया और उसे उठाकर सब क्या होता है घर ले जाते हैं। जो जितने भी मजदूर होते हैं घर ले जाते हैं। इतने में क्या होता है, तभी सामने से जैसे उसे होश आता है तभी सामने से भगी भगी कौन आती है, रूपा आती है। रूपा कहती है भैया आए भैया आए। सामने से गोबर सामान लादे आता है। गोबर पूछता है धनिया से, दादा को क्या हुआ अम्मा? अभी वह कुछ भी बात नहीं बताती क्योंकि अभी अभी उसका बेटा इतने दिनों के बाद आया है। लड़ती है कि इतने दिन के बाद आया, एक चिट्ठी तो लिख देता कि तू कहाँ था, ठीक था या नहीं। सोना रूपा उपहार खोलती है। जुनिया दूर खड़ी सोचती है कि वह क्या करेगी, बदला लेगी, क्योंकि इतने दिन के बाद वह आया था। अब घर में कुछ खाने के लिए नहीं होता तो धनिया कहाँ सहुआइन के पास जाती है कि कुछ दे दे, मेरा बेटा आया, उसे कुछ खिलाना है। सहुआइन पूछती है गोबर तो खूब कमा कर आया है ना? इस पर धनिया कहती है कि अभी तो मुझे नहीं पता, अभी अभी आया है। केवल हमने क्या किया है, अपने जो वो बक्से खोले हैं उनमें से केवल क्या निकली है, अभी साड़ी ही निकली है, अभी पता नहीं है। अब क्या होता है, यहाँ पे धनिया उसको गोबर को सारी बातें बताती है कि किस प्रकार पंचों ने तुम्हारे पिता होरी पर डांड लगाया और किस प्रकार हमारी जो संपत्ति है वो डांड के रूप में पंच परमेश्वरों के पास रखी है। और देखते हैं, फिर उसके उपहार देखने लग जाते हैं। होरी के लिए वह दुपट्टा लाता है, जिस पे धनिया कहती है अरे अच्छा किया कि दुपट्टा लाया, इन पे दुपट्टा था भी नहीं। अब जब होरी को ये बात पता चलती है कि किस प्रकार पंचों ने उसको परेशान किया, उसके परिवार को परेशान किया, उसमें वह कहता है कि यही जी चाहता है कि मैं लाठी चलाऊं और इन सबको क्या करूं, झिंगुरी सिंह, दातादीन, पटेश्वरी सब सालों को पीट कर गिरा दूं और उनके पेट से रुपए निकाल लूं। रुपए की बहुत गर्मी चढ़ी है, शायद लाओ निकालो, देखो इतने दिन में क्या कमा लाए हो। उसने गोबर की कमर पर हाथ लगाया। गोबर खड़ा होकर बोला भी क्या कमाया? हाँ, अब तुम चलोगी तो कमाऊंगा, साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में लग गया, अम्मा जाने न देंगी। झुनिया से बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलूंगा और हम दोनों वहाँ पे साथ रहेंगे। जिस पर वो कहते हैं कि अम्मा नहीं जाने देंगी तो क्या करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जैसे गोबर बाहर निकलता है गांव में तो उसे दाता दीन, झिंगुरी सिंह सब मिलते हैं, जिसमें झिंगुरी सिंह पूछते हैं, सब उससे क्या कहते हैं कि हमारे बेटों को भी अपने साथ नौकरी पर लगा ले। देखिए झिंगुरी सिंह का एक संवाद हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कब आए गोबर, मजे में तो रहे, कहीं नौकर थे लखनऊ में। गोबर ने हेकड़ी के साथ कहा, लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था, नौकरी है तो गुलामी में व्यापार करता था। ठाकुर ने कुतूहल भरी आंखों से उसे सिर से पांव तक देखा, कितना रोज पैदा करते थे। गोबर ने छुरी को भाला बनाकर उसके ऊपर चलाया, यही कोई 2.5-3 रुपये मिल जाते हैं। झिंगुर सिंह बहुत नोच खसोट करके भी 25-30 से ज़्यादा ना कमा पाते थे और यह गवार लौंडा रुपए कमाने लगा। उनका मस्तक नीचा हो गया। अब किस दावे से उस पर रोब जमा सकते हैं। वर्ण में जरूर ऊंचे हैं लेकिन वर्ण कौन देखता है। गोबर ने अब वे कहते हैं, झिंगुरी सिंह कहीं मुनीम खाली हो तो कहना, नहीं साथ ही लेते जाना, तुम्हारा तो मित्र है, तलब थोड़ी है, कुछ गम नहीं है, हाँ 4 पैसे की ऊपर गुंजाइश हो। गोबर ने अभिमान भरी हंसी के साथ कहा, यह ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि अब बेईमानी ना करे तो पेट नहीं भरता। वह क्या करता है, झिंगुरी सिंह पे तंज कस देता है और इसी प्रकार ये कथा क्या होती है, आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे क्या होता है, होली का त्यौहार होता है। सब होली पहले क्या होता था, नौकेराम की चौपाल पर होती थी, किंतु अब के होली कहाँ हो गई, सब युवाओं को जो
गोबर है उसने अपनी ओर खींच लिया। सब उससे आकर्षित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वह शहर से आया था, कमा कर आया था। तो सभी युवाओं के सपने होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, कि हम भी शहर जाकर कमाएं। तो इस कारण क्या होता है कि सब वो गोबर के साथ मिल जाते हैं और देखें। लेकिन अब की बार गोबर ने गांव के सारे नवयुवकों को अपने द्वार पर खींच लिया और नोखे नाम की चौपाल खड़ी हो गई। ये उदाहरण 21 है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। गोबर के द्वार पर भंग घुट रही है, पान के बीड़े लग रहे हैं, रंग घोला जा रहा है, फर्श बिछा हुआ है, गाना हो रहा है और चौपाल में सन्नाटा छाया हुआ है। भंग रखी हुई है, पीसे कौन, ढोल मजीरा सब मौजूद है, पर गाए कौन। अब यहाँ पे क्या था कि जो गोबर है उसने नकल उतारने का एक प्रोग्राम रखा कि हम सबकी क्या है, होली पे नकल उतारेंगे गांव में जितने भी ऊंचे ऊंचे लोग हैं। यह चर्चा इतनी फैली कि सांझ से ही तमाशा देखने वाले जमा होने लगे। आसपास के गांवों से दर्शकों की टोलियां आने लगी। 10 बजते बजते 3-4 हजार आदमी जमा हो गए। जब गिरधर झिंगुरी सिंह का रूप धरे, अपनी गिरधर है जो झिंगुरी सिंह का रूप धर कर आता है, मंडली के साथ खड़ा हुआ तो लोगों को खड़े होने की जगह भी ना मिलती थी। वही खलवाड़ सिर, वही मूछे, वही तोंद, बैठे भोजन कर रहे हैं और पहली ठकुराइन बैठी पंखा कर रही, क्योंकि झिंगुरी सिंह की 3 शादी हो गई थी, जिसमें कि पहली ठकुराइन का यहाँ पर दिखाया है। ठाकुर ठकुराइन को रसिक नेत्रों से देखकर कहते हैं, अभी भी तुम्हारे ऊपर वह जोबन है कि कोई जवान भी देख ले तो तड़प जाए। और ठकुराइन फूल कर कहती है, जभी तो नई नवेली लाए। इस पर वो तंज कसती है कि जब मैं इतनी अच्छी हूँ जभी तो तुम दूसरी लाए। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हंसी ठिठोले की जो बात है सबको पता चल जाती है पंचों को अगले दिन सुबह कि उनका मजाक उड़ाया गया है, जिसमें कि दाता दिन गुस्से में होरी के घर जाते हैं और उससे कहते हैं कि चलो मजूरी करो, जिसमें गोबर कहता है, जम्हाई लेकर उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी है, जब तक इच्छा थी काम किया, अब नहीं इच्छा है नहीं करेंगे, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो होरी काम नहीं करेंगे, तो गोबर कहता है ना वो काम नहीं करेंगे, तो हमारे लिए सूद समेत दे दो। 3 साल का सूद होता है 100 रुपया। होरी ने दाता दीन से कहा, तुम्हारी चाकरी से कब इनकार करता हूँ महाराज, लेकिन हमारी ऊख भी तो बोने को पड़ी है। गोबर अपने बाप को डांटता है, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी। देखो शहर में लेके रहकर आता है तो इसकी क्या है, थोड़ी सी जो परिवर्तन बुद्धि परिवर्तित हो जाती है, जिससे कि समझने लगता है कि ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता, और अगर है भी तो हम नीचे नहीं हैं, हम भी तुम्हारे बराबर ही हैं, आखिर है तो हम भी इंसान भी। तो ऐसे ही क्या होता है, फिर झिंगुरी सिंह को पता चल जाता है कि उसकी भी किस प्रकार वहाँ पे मजाक उड़ाए गए, जिसमें झिंगुरी सिंह कहता है कि मैं भी उससे क्या है, अब अपना बदला लूँगा। अब ऐसे ही ये कहानी आगे बढ़ती है। झिंगुरी सिंह कुछ जो है ताने भी कसता है कि किस प्रकार हमारा जो है ये मजाक उड़ाया, मगर दोनों 36 ना बोलते ना ताकते होरी बैलों को हाँक रहा था। अब इतने में क्या होता है, भोला जाता है, किसके, भोले के पास जाता है, कौन, गोबर, और कहता है कि काका अगर मुझसे कोई गलती है तो क्षमा कर दो। इसमें भोला कहता है, काम तो तुमने किया ही था पर मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, कोई बात नहीं, तुम आओ और इन बैलों को ले जाओ और मेरा बेटा है जो जंगी, इसे अपने साथ ले जाना और इसे भी शहर में कोई नौकरी करा देना ताकि यह भी कुछ सीख ले। इस प्रकार ये कथा 21 उद्धरण तक हमने आपके सामने प्रस्तुत की। देखिए कथा बहुत बड़ी है, एक एक उद्धरण प्रस्तुत करके या भागों में विभक्त करके प्रस्तुत करने में आसानी हो रही है हमें, ताकि आपको भी आसानी से समझ में आए। हम इतने उद्धरण इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ पूछा जाए तो आप अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सके, हमारी मेहनत रंग लाए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो मैं एक बार फिर से आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ने में मुझे अपना समर्थन दें, मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको कहीं से समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा से समझाएंगे। और इससे आगे जो अब भाग 22 से लेकर 27, 28 जो भी बनेगा उसको हम अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे। नमस्कार, धन्यवाद।